कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। गर्मियों के मौसम में रात की 12 बजे भागलपुर गांव के कुछ लोग चाय की टपरी पर बैठे होते हैं। तभी वहां पर बैठे एक चाचा कहानी सुनाने लगते हैं, जो कि उनकी रियल कहानी थी, जिसको सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और डर का कोई पता नहीं। तो चलिए सुनते हैं। पैडल मारते मारते मैंने एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान राख जैसे मटमैले बादलों से घिर चुका था और आसपास की हवा एकदम थम सी गई थी। मैं समझ गया कि कोई बड़ा बवंडर आने वाला है, पर दिक्कत ये थी कि मुझे जिस चंदनपुर गांव पहुंचना था वो अभी भी यहाँ से बहुत दूर था। मैंने पूरी ताकत से साइकिल के पैडल पर जोर लगाया, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। अचानक काल बनकर तेज आंधी आ गई। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतना तेज था कि सामने की सड़क दिखना बंद हो गई। मुझे जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो मैंने एक बड़े और घने बरगद के पेड़ के नीचे शरण ले ली, पर बौछारें इतनी तेज थीं कि मैं पूरी तरह भीगने से खुद को बचा नहीं पाया। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, इस आंधी पानी को रोक दो, मुझे बचा लो। शायद ऊपर वाले ने मेरी पुकार सुन ली थी। कुछ ही देर में तूफान धीमा हुआ और बारिश रुक गई, लेकिन सड़क पर इतना कीचड़ और पानी जमा हो चुका था कि अब साइकिल चलाना नामुमकिन था। हार मानकर मैं साइकिल को घसीटते हुए पैदल ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। ये रास्ता चंदनपुर जाने का तो बिल्कुल नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि अब इस अनजान जगह पर क्या करूँ। तभी अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, क्या रास्ता भूल गए हो भाई साहब? मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने आंखें फाड़कर देखा तो धुंधले सन्नाटे में एक साया खड़ा था। मैंने डरते फिरते पूछा, कौन हो तुम? मैं मदन हूँ बाबू, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। हाँ, मुझे दरअसल चंदनपुर जाना है, पर अब आप नहीं जा पाओगे। चंदनपुर वाला रास्ता आगे से पूरी तरह ब्लॉक है। वहाँ एक भारी पेड़ टूटकर गिर गया है, मदन ने कहा। मैं भारी मुसीबत में फंस चुका था। मैं पागलों की तरह उस काली सुनसान सड़क को ताकने लगा। तभी वो साया फिर बोला, यहीं पास में ही मेरी चाय की एक छोटी सी टपरी है, चलिए वहाँ। वैसे भी फिर से पानी बरसने वाला है। मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया। आइए, मेरे पीछे पीछे आइए। मैं अपने भारी मन और दुविधा के साथ उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जब से वो आदमी मेरे करीब आया था, तब से इस गीली हवा में मुझे किसी चीज के जलने की तीखी बू आ रही थी। क्या हुआ बाबू, जल्दी कदम बढ़ाइए। हाँ, आ रहा हूँ। मैं साइकिल खींचते हुए तेजी से उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलते ही रास्ते के किनारे एक पुराना महुआ का पेड़ दिखाई दिया। उसी के पास एक कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी, जिसके भीतर एक पुरानी लालटेन की मध्यम लौ जल रही थी। मदन ने झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। मैंने अपनी साइकिल को उस महुआ के पेड़ के सहारे टिका दिया और झोपड़ी की चौखट पर जाकर ठहर गया। अंदर एक तरफ मिट्टी का चूल्हा था और आसपास चाय बनाने का केतली बर्तन बिखरा पड़ा था। मैं ये सोचकर हैरान था कि इस भयानक सुनसान रास्ते पर यहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ भला इसकी चाय पीने कौन आता होगा। मदन ने अंदर से एक पुराना स्टूल निकाला और बोला, यहाँ बैठिए बाबूजी, मैं अभी आपके लिए कड़क चाय बनाता हूँ। मेरे पास एक बैग था जिसमें बहुत सारे पैसे रखे थे। मैंने उस थैले को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया और बैठ गया। बाहर एक बार फिर आंधी का शोर बढ़ने लगा था। बिजलियां कड़क रही थी और बादलों का गर्जन दिल दहला रहा था। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, आप काफी भीग चुके हैं, इसे पीजिए, बदन में थोड़ी गर्मी आएगी। मैं सोच में पड़ गया कि इस बंदे ने इतनी जल्दी चाय बना भी ली। ये सचमुच अजीब था। बाहर फिर से रिमझिम फुहारें शुरू हो चुकी थी। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए आखिरकार पूछ ही लिया, वैसे मदन, यहाँ तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आता कौन है? मेरा मतलब है, ये जगह तो एकदम वीरान है। पहले यहाँ थोड़ी दूरी पर एक पुराना बस स्टॉप हुआ करता था, तब बहुत रौनक रहती थी, लोग आते थे। और अब? मैंने पूछा। अब आप जैसे कोई भूले भटके आ जाते हैं। उसकी इस बात में न जाने ऐसा क्या था जिससे मेरे पूरे बदन में एक ठंडी सी हिरन दौड़ गई। मैंने असहज होकर चाय का आखिरी घोट भरा। आप आराम से चाय पीजिए बाबूजी, आज की रात आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको रात यहीं काटनी होगी। मैंने बाहर देखा। बारिश की बूंदें अब भारी थपेड़ों में बदल चुकी थी। हवा की रफ्तार डरावनी हो गई थी और बिजलियां लगातार जमीन पर गिर रही थीं। पर तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ाए। दिए। इतनी तेज आंधी चल रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर रखी उस लालटेन की लौ टस से मस नहीं हो रही थी। वो एकदम थिर थी।
न जाने क्यों मेरे अंदर का कोई हिस्सा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो सच नहीं है। ये कोई माया जाल है जो मुझे धीरे धीरे अपने अंदर जकड़ रहा है। मुझे अपने बैग में रखे रुपयों की चिंता सताने लगी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब बारिश थमी तब तक आधी रात बीत चुकी थी। रूखा सूखा खाना हम पहले ही खा चुके थे। मदन फर्श पर मेरे लिए बिस्तर बिछाते हुए अचानक अंदर की तरफ मुंह करके चिल्लाया, कहाँ मर गई झुमकी? बाबूजी को पान नहीं खिलाया क्या? आइए बाबूजी, यहाँ लेट जाइए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं और झुमकी यहीं हैं। मैंने डर के मारे केवल सिर हिला दिया, लेकिन मेरी छाती के भीतर एक अजीब सा खौफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे वहां से भाग जाने को कह रही हो। तभी मेरे कानों में पायजेब की छन छन सुनाई दी। मैं चौंक कर देखने लगा। एक औरत जिसका नाम शायद झुमकी था, धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब डरावना इशारा था जो उसने चुपके से मदन की तरफ किया। मदन ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उसे कोई मूक संदेश दिया। उन दोनों का ये इशारा मेरी नजरों से बच नहीं सका। लीजिए बाबूजी, पान खाइए। झुमकी के हाथ का पान खाएंगे तो जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे, मदन ने कहा। मैं कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि तभी मेरी नाक में एक बेहद तीखी सड़ी हुई बदबू आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताज़ा कटे हुए खून की होती है। उसी पल बाहर से आई हवा के एक तेज झोंके ने झुमकी के सिर का पल्लू सरका दिया। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था उसे देखकर मेरा खून जम गया। झुमकी की गर्दन पर कटे का एक गहरा निशान था, जहां से खून की एक पतली धार बह रही थी। उसने फुर्ती से अपना पल्लू ठीक किया और पलक झपकते ही अंधेरे कमरे में ओझल हो गई। डर के मारे मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने एक मशीन की तरह वो पान अपने मुंह में ठूंस लिया। मदन ने लालटेन की बत्ती को धीमा किया और खुद भी अंदर के कमरे में सोने चला गया। मैं एक अजीब सी घबराहट और भयानक बेचैनी लिए उस बिस्तर पर लेट गया। रात बेहद घनी और डरावनी हो चुकी थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी। पास की झाड़ियों से किसी सियार के रोने की आवाज़ आई। तभी पंख फड़फड़ाने की तेज आवाज़ के साथ एक बड़ा काला उल्लू उड़कर आया और महुआ के पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी मनहूस आवाज़ में चिल्लाने लगा। मेरा दिल बार बार कांप रहा था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भगवान बस ये रात किसी तरह खैरियत से कट जाए। बहुत ज़्यादा थका होने के कारण आखिरकार मेरी आंख लग गई। अचानक एक रूह कंपा देने वाली चीख से पूरा इलाका गूंज उठा। मैं झटके से उठकर बिस्तर पर बैठ गया। मैंने बदहवास होकर आसपास देखा। तभी मेरे कानों में किसी लकड़ी के चरमराने और किसी के कराहने की आवाज आई। वो आवाज झोपड़ी के पीछे से आ रही थी। मैंने जैसे ही उधर नजर घुमाई, मेरा पूरा बदन डर से कांप उठा। मुझसे महज कुछ ही दूरी पर एक साया गले में फंदा डाले हवा में झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी, कोई डरावना सपना देख लिया क्या? मैंने देखा कि झोपड़ी के बाहर जो छोटा सा आंगन था, वहां बांस के एक टूटे फूटे मचान पर मदन आराम से बैठा हुआ था। मैंने अपनी कांपती गर्दन को दोबारा घुमाकर उस तरफ देखा जहां अभी अभी कोई फंदे पर लटक रहा था, पर वहां अब कुछ भी नहीं था, सब गायब था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? वहां कुछ नहीं है, वो बस एक बुरा ख्वाब था, मदन ने शांत आवाज में कहा। तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। बहुत उमस है बाबूजी, इसलिए बाहर की ताजी हवा लेने आ गया। आप भी आ जाइए ना यहाँ। मुझे एहसास हुआ कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो चुका था। मैं बिस्तर छोड़कर उस मचान की तरफ बढ़ गया और दिल में खौफ छुपाए मदन के पास जाकर बैठ गया। तभी पास के पेड़ों से किसी शिकारी पक्षी की डरावनी चीख गूंजी, जिसने उस पल के सन्नाटे को तार तार कर दिया। मदन ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, इतनी गर्मी में अब नींद तो आने से रही, ऊपर से आप डरावने सपने देख रहे हैं। चलिए टाइम पास करने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। बात करीब 3 साल पुरानी है। यहीं पर एक आदमी की ऐसे ही चाय नाश्ते की दुकान हुआ करती थी। उसका धंधा अच्छा चल रहा था, पर इंसान अकेला कब तक रहे, इसलिए उसने पास के एक गांव की लड़की से ब्याह कर लिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जो देखता देखता रह जाता। गांव के लोग पीठ पीछे कहते थे कि मानो कोयले की खदान में हीरा मिल गया हो। खैर, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और उसकी पत्नी भी दुकान के काम में हाथ बटाने लगी। उसी दौरान गांव का एक आवारा लड़का, जिसका नाम विक्रम था, रोज उसकी दुकान पर आने लगा। वो आता तो एक कप चाय के लिए था, पर 2-2 घंटे तक वहीं बैठा रहता। उसकी नज़र दुकानदार की पत्नी पर टिकी रहती थी। दुकानदार को ये बात समझ में आ रही थी, पर अपनी नई नवेली पत्नी पर शक करने का उसका मन नहीं था। वो सोचता था कि इतनी भोली पत्नी के बारे में कोई गलत कैसे सोच सकता है। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मदन आगे बताने लगा।
एक दिन दोपहर के वक्त वो दुकानदार सामान लेने शहर जाने के लिए निकला। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं निकल रहा हूँ, रात की आखिरी बस से लौटूंगा, शाम को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने भी मुस्कुराकर उसे विदा किया। बाजार में खरीदारी करते हुए दुकानदार एहसास हुआ कि मौसम खराब हो रहा था और तूफान आने वाला है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा और आखिरी बस का इंतजार किए बिना पहली ही बस पकड़ ली। जब बस ने उसे चौराहे पर छोड़ा तो आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। उसने सोचा कि बारिश होने वाली है और उसकी बीवी घर पर अकेली डग रही होगी। वो तेजी से घर की तरफ भागा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर पर क्या तमाशा होने वाला है। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसे कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो मुख्य दरवाजे से ना जाकर चुपके से खिड़की की तरफ बढ़ा और अंदर झांका। मदन की आंखें लाल हो रही थीं। वो बोलता गया। अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर वही आवारा विक्रम लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसके सीने से लगकर धीरे धीरे हंस रही थी। गुस्से के मारे दुकानदार के हाथ से सामान का थैला छूट गया और वो चूड़ियां भी फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई, जो वो अपनी पत्नी के लिए शहर से लाया था। आवाज सुनकर विक्रम घबराकर बाहर भागा। दुकानदार को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, आप तो आखिरी बस से आने वाले थे ना? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुस्से में पागल पति ने पास रखी एक तेज कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी की गर्दन पर दे मारी। खून का फवारा छूट पड़ा। पत्नी अपनी गर्दन पकड़े जमीन पर तड़पने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर शांत हो गया। विक्रम बुत बनकर ये सब देख रहा था। अब वो हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा, पर उस पागल हो चुके पति ने कुल्हाड़ी फेंकी, विक्रम के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए आंगन में ले आया। विक्रम ने भागने की पूरी कोशिश की, पर नाकाम रहा। पति ने उसे जमीन पर पटका और छत से लटक रही मोटी रस्सी का फंदा बनाकर विक्रम के गले में डाल दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा। विक्रम का दम घुटने लगा। उसकी आंखें उबलकर बाहर आने को हुईं और तड़पते तड़पते उसकी जान निकल गई। वो आदमी पागलों की तरह अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा और फिर आसमान की तरफ मुंह करके चीखा, क्यों किया ऐसा मेरे साथ, क्यों? थोड़ी देर बाद वो उठा, अंदर गया और जलती हुई लालटेन को अपनी पत्नी की लाश पर फेंक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दांत किटकिटा रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार बिजली झोपड़ी पर गिरी। तेज आंधी ने आग को पूरे घर में फैला दिया। उस धधकती हुई आग में वो आदमी खुद भी जलकर राख हो गया, एक भयानक चीख के साथ। मदन की कहानी खत्म होते ही मैं जैसे किसी गहरे सम्मोहन से जागा। वो उठते हुए बोला, जाइए बाबूजी, तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में भोर होने वाली है और हमें भी यहाँ से निकलना होगा। मैंने डर के मारे उससे कोई और बात नहीं की। रात जैसे तैसे कट चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अंदर के कमरे के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। मैं निकल रहा हूं मदन भाई, सुन रहे हो? मैं जा रहा हूं। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक पल के लिए मैं रुका, फिर महुआ के पेड़ के पास गया, अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से निकल गया। मैंने मन में सोचा कि लौटते वक्त मदन से मिल लूंगा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे अचानक झटका लगा। हड़बड़ी में मैं अपना पैसों वाला बैग उसी झोपड़ी में भूल आया था। मैं बुरी तरह घबरा गया और तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह की तरफ भागा। पर वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां सिर्फ एक जली हुई काली पड़ चुकी झोपड़ी का पुराना ढांचा खड़ा था, जो सालों पुराना लग रहा था। तो क्या मदन ने जो कहानी सुनाई थी वो? शायद आप इसी चीज को तलाश रहे हैं बाबूजी। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं झटके से पलटा। सामने कोई खड़ा था और उसके हाथ में मेरा पैसों वाला बैग था। कौन हो तुम? मेरी खिक्की बन गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस साए के सिर से कपड़ा हट गया। वही सड़ी हुई खून की तीखी बदबू दोबारा मेरी नाक से टकराई। मेरी आंखों के सामने एक औरत का भयानक खून से लथपथ चेहरा था। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं अपना होश खो बैठा और साइकिल समेत वहीं कच्ची सड़क पर गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो आसमान में सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से आती किसी ट्रैक्टर की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। डरावनी रात का वो सन्नाटा अब गायब था। मैं सड़क पर चित लेटा हुआ था और मेरी साइकिल मेरे पैरों के ऊपर गिरी पड़ी थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था और गला ऐसे सूख चुका था मानो सदियों से पानी न पिया हो।
रात की वो खौफनाक तस्वीरें, मदन की वो रूह कंपा देने वाली कहानी, फंदे पर झूलता वो साया और अंत में झुमकी का वो डरावना चेहरा, सब मेरे दिमाग में एक झटके में घूम गए। मैं डर कर तुरंत उठ बैठा। मैंने घबरा कर आसपास देखा। धूप की तेज रोशनी में वो जगह अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन वहीं कुछ दूरी पर महुआ के पेड़ के पास उस जली हुई झोपड़ी का काला ढांचा अभी भी मौजूद था। वो कोई सपना नहीं था। मेरा बैग, मुझे अचानक याद आया। मैंने पागलों की तरह सड़क पर इधर उधर देखा। जली हुई झोपड़ी के ठीक सामने धूल में सना हुआ मेरा पैसों का बैग सुरक्षित पड़ा था। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, दौड़कर बैग उठाया और उसे खोल कर देखा। सारे पैसे वैसे के वैसे ही रखे थे। भूतों के पास मेरा बैग था। वो चाहते तो उसे गायब कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या वो सिर्फ अपनी कहानी मुझे सुनाना चाहते थे, या वो मुझे कोई चेतावनी दे रहे थे? मैंने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। साइकिल उठाई, उस पर छलांग लगाई और बिना पीछे मुड़े चंदनपुर की तरफ पैडल मारने लगा। करीब आधे घंटे तक अंधाधुंध साइकिल चलाने के बाद मुझे सामने एक छोटी सी चाय की दुकान और कुछ लोग दिखाई दिए। आखिरकार आबादी देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने दुकान के सामने जोर से ब्रेक लगाया और हांफते हुए साइकिल खड़ी कर दी। दुकानदार ने मेरी हालत देखकर तुरंत एक गिलास पानी आगे बढ़ाया। क्या हुआ छोटे बाबू, भूत देख लिया क्या? इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया और हांफते हुए कहा, पीछे उस महुआ के पेड़ के पास जो झोपड़ी है, वहां रात को मैं। मेरी बात सुनते ही चाय की दुकान पर बैठे 3-4 ग्रामीण चौंक गए। दुकानदार के हाथ से चाय की केतली छूटते छूटते बची। एक बुजुर्ग ने हुक्का अपनी तरफ खींचते हुए गंभीर आवाज में कहा, लगता है बेटा तुम मदन की उस अभागी झोपड़ी की तरफ चले गए थे। सही सलामत बचकर लौट आए, ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। आप जानते हैं उसके बारे में? मैंने उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव से पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। पूरा इलाका जानता है। आज से ठीक 3 साल पहले उस मदन ने अपनी पत्नी झुमकी और गांव के एक लड़के विक्रम की जान ले ली थी और फिर खुद को भी आग लगा ली। तब से उस रास्ते पर रात को कोई नहीं जाता। जो भी वहां जाता है, मदन उसे रास्ता भटकाकर अपनी दुकान पर बुलाता है, चाय पिलाता है और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। पर वो ऐसा क्यों करता है? मैंने पूछा। दुकानदार ने चाय छानते हुए कहा, क्योंकि वो अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहता है। पुलिस और दुनिया ने मदन को एक कातिल और सनकी समझा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। वो अपनी बेगुनाही और अपना दर्द हर उस मुसाफिर को सुनाता है जो उस रास्ते से गुजरता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक कि कोई उसकी पत्नी की आत्मा का अपमान न करे या चोर उचक्का ना हो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग में इतने पैसे होने के बावजूद उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। वो आत्माएं बुरी नहीं थीं, वो बस अपने उस आखिरी भयानक सच के चक्रव्यूह में आज भी फंसी हुई थीं। मैं चाय की दुकान से उठकर चंदनपुर जाने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग ने मुझे पीछे से टोका। सुनो बेटा, मदन ने तुम्हें कहानी कहाँ तक सुनाई थी? मैंने याद करते हुए कहा। यही कि उसने दोनों को मार दिया और खुद को आग लगा ली। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मदन को आज भी लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो आधा सच है। मदन के शहर जाने के बाद विक्रम जबरदस्ती उसके घर में घुसा था। झुमकी तो अपनी जान बचाने के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। जब मदन खिड़की पर पहुंचा तो झुमकी विक्रम को धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश करते हुए रो रही थी, लेकिन मदन को आंधी के शोर में वो रोना हंसी जैसा सुनाई दिया। मदन ने बिना सोचे समझे गुस्से में अपनी ही बेगुनाह पत्नी की जान ले ली। ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। इसका मतलब झुमकी बेकसूर थी? हाँ, बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। मदन की आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटक रही है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, और झुमकी की आत्मा इसीलिए भटक रही है क्योंकि वो मदन को ये बताना चाहती है कि वो निर्दोष थी। पर मदन गुस्से और नफरत की आग में इतना अंधा है कि वो अपनी पत्नी की रूह को देख ही नहीं पाता। वो सिर्फ मुसाफिरों को अपनी अधूरी कहानी सुनाता रहता है। अब जाकर मुझे समझ आया कि रात को जब मदन कहानी सुना रहा था तो झुमकी की आत्मा ने उसकी तरफ डरावना नहीं बल्कि एक बेबस और दर्द भरा इशारा किया था, और जो कटी हुई गर्दन उसने मुझे दिखाई थी वो मदन के लिए एक गवाही थी कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। साइकिल पर बैठते हुए मैंने एक बार फिर उस पुराने रास्ते की तरफ देखा। धूप अब भी तेज थी, लेकिन मेरे दिल में अब डर की जगह उन दोनों आत्माओं के लिए गहरा दुख था।
दो प्यार करने वाले एक गलत फहमी की वजह से मौत के बाद भी एक दूसरे के सामने होकर भी दूर थे। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि मदन को जल्द ही उस अधूरे सच का पता चले, ताकि उन दोनों की भटकती रूहों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। चाय की दुकान पर बैठे उस बुजुर्ग की बात सुनकर मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती चीर कर बाहर आ जाएगा। तो झुमकी बेगुनाह थी। मदन ने एक भयानक गलत फहमी में अपनी ही पत्नी की बलि चढ़ा दी थी। बेटा, अच्छा हुआ तुम वहां से भाग आए, बुजुर्ग ने अपनी कांपती आवाज में कहा। मदन की रूह को जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होगा वो शांत नहीं होगा, पर डर इस बात का है कि जो भी उनका पूरा सच जान जाता है मदन उसे दोबारा कभी इस दुनिया में लौटने नहीं देता। बुजुर्ग की आखिरी बात सुनते ही मेरे बदन का सारा खून सफेद पड़ गया। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी साइकिल घुमाई और चंदनपुर की तरफ पागलों की तरफ पैडल मारने लगा। चाय वाले और बुजुर्ग की आवाज़ें पीछे छूटती गईं। धूप तेज थी लेकिन मुझे अपने आसपास बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी। मैं करीब 10 मिनट से पूरी ताकत से पैडल मार रहा था। मेरी सांसें फूल रही थीं, बदन पसीने से लथपथ था। मैंने राहत की सांस लेने के लिए थोड़ा धीरे होने का सोचा और सामने देखा। सामने का नज़ारा देखते ही मेरे हाथों से साइकिल के हैंडल पर पकड़ ढीली हो गई। सामने वही वीरान रास्ता था, वही महुआ का पुराना पेड़ और उसके नीचे खड़ी वही अचली झोपड़ी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं चीख पड़ा। मैं तो सीधे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, फिर घूम फिर कर वापस उसी भूतिया जगह पर कैसे आ गया? दहशत के मारे मैंने तुरंत साइकिल मोड़ी और पीछे की तरफ भागा। मैं जितनी तेज भागता रास्ता उतना ही लंबा होता जाता और हर 2 मिनट बाद मैं वापस उसी अचली झोपड़ी के सामने आकर रुक जाता। रास्ता जैसे गोल चक्रव्यूह बन चुका था जिसने मुझे अपने अंदर कैद कर लिया था। आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। दोपहर की तीखी धूप देखते ही देखते राख जैसे मटमैले बादलों में छिप गई। चारों ओर की हवा फिर से थम गई। तभी झोपड़ी के काले पड़े दरवाजे से एक साया बाहर निकला। वो मदन था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो कल रात वाली सादगी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह कोयले जैसी काली थीं और उसके चेहरे की खाल जगह जगह से जली हुई थी जिसमें से मांस लटक रहा था। तुम वापस आ गए बाबूजी। मदन की आवाज़ इस बार किसी इंसान की नहीं बल्कि कई गूंजती हुई डरावनी आवाज़ों का मिश्रण थी। तुमने गांव वालों से हमारा सच जान लिया ना? तुमने जान लिया कि मेरी बीवी बेकसूर थी? मैं डर के मारे अपनी साइकिल छोड़कर जमीन पर गिर पड़ा और पीछे की तरफ घिसटने लगा। मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। नहीं बाबूजी। मदन की खोपड़ी अजीब तरह से एक तरफ झुक गई और उसके गले से हड्डियों के चटकने की आवाज आई। झुमकी बेकसूर थी। ये सच जानकर मुझे जो तड़प मिल रही है, मैं अकेले उस आग में नहीं जल सकता। अब तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। हमारी चाय की टपरी पर अब हमेशा के लिए एक नया गवाह मिल गया है। तभी महुआ के पेड़ की डालियों से एक जोरदार सरसराहट हुई। मैंने ऊपर देखा तो मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकली। पेड़ की एक डाल से रस्सी का फंदा लटक रहा था और उस फंदे के अंदर किसी और का नहीं बल्कि मेरा खुद का बेजान शरीर झूल रहा था। अगर मेरा शरीर वहां लटक रहा था तो मैं नीचे कौन हूं? मैंने डरकर अपने हाथों की तरफ देखा। मेरे हाथ धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। मुझे हवा में फिर से वही कच्चे खून और किसी जले हुए गोश्त की तीखी बदबू आने लगी। तभी मेरे ठीक पीछे से पायजेब की छन छन सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। झुमकी मेरे बेहद करीब खड़ी थी। उसकी गर्दन से खून की मोटी धार बहकर नीचे गिर रही थी। उसने अपना विभत्स सड़ चुका चेहरा मेरे कान के पास लाया और बेहद ठंडी फुसफुसाहट में बोली, चाय ठंडी हो रही है बाबूजी, अब आप कभी चंदनपुर नहीं जा पाएंगे। झोपड़ी के अंदर रखी लालटेन की लौ अचानक तेजी से भड़क उठी। चारों तरफ एक भयानक हंसी गूंजने लगी और मैं हमेशा कहानियों के लिए उस वीरान रास्ते के अंधेरे में विलीन हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।